हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। क्या आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो? क्या आप वेब टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो? क्या आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो? क्या आप रिएक्ट जेएस जैसी वेब टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो? तो आपको हमारे चैनल पे आना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको मैं इस चैनल पे बिगिनिंग से लेके यानी किस तरह से आप रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में और फुल्ली कंप्लीट वेबसाइट किस तरह से आप बना सकते हो वो आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको ये सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आना है और उसको सब्सक्राइब करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से रिएक्ट जेएस का आप अपना पीसी में यानी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट जेएस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ में आप रिएक्ट को किस तरह से अपने लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप इसको फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर में भी रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं रिएक्ट का। तो व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट क्या है? तो रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय द फेसबुक। कि रिएक्ट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको किसने क्रिएट की है? फेसबुक ने क्रिएट की है। तो रिएक्ट इज अ यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग द यूआई कंपोनेंट। कि रिएक्ट से क्या कर सकते हो आप? यूआई यानी यूजर इंटरफेस बना सकते हो, यानी सभी यूआई कंपोनेंट आप बिल्ड कर सकते हो। तो वो आपको क्रिएट क्या देता है? एक लाइब्रेरी देता है यूआई की, जिससे आप यूआई कंपोनेंट्स बना सकते हो और वो कंपोनेंट्स को आप दूसरी एप्लीकेशन में भी क्या कर सकते हो? रीयूज कर सकते हो। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिएक्ट जेएस प्राइमरी यूज फॉर द सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो जो रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी इसको SAP कहते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही पेज में पूरा वेबसाइट यानी पूरी वेबसाइट आपकी एक ही पेज में रन होगी, है ना। तो पहले क्या था कि जो ऑल वर्जन के जो वेब टेक्नोलॉजीज थी उसमें क्या था कि मल्टीपल पेजेस बनते थे, जैसे कि लॉगिन के लिए अलग, साइन अप के लिए अलग, बराबर, फॉरगॉट पासवर्ड के लिए अलग। अगर आप शॉपिंग वेबसाइट बनाते हो तो शॉपिंग कार्ड के लिए अलग पेज बनता था, यानी सबके लिए अलग अलग मल्टीपल पेजेस बनते थे। तो जब भी सर्वर यानी कोई क्लाइंट है उसको कोई वेब पेज एक्सेस करना है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता था और सर्वर क्या करता था? वो पेज रिट्राइव करके ब्राउज़र में डिस्प्ले करता था। तो इस तरह से मल्टीपल पेज एप्लीकेशन बनती थी। लेकिन रिएक्ट जैसा आपको क्या देगा? सिंगल पेज एप्लीकेशन देगा, यानी आपका एक ही पेज ब्राउज़र में लोड होगा। अगर आपने दूसरी रिक्वेस्ट की कोई कंटेंट के लिए तो वो क्या करेगा? जो पार्ट्स है यानी बॉडी पार्ट्स है पेज का, यानी हमें पता है कि जो पेज होते हैं वेब पेज वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है हेडर और दूसरा होता है बॉडी। तो जो बॉडी पार्ट्स है उसको क्या करेगा? ओनली अपडेट करेगा, पूरे पेज को वापस रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सिंगल पेज एप्लीकेशन इज़ अ वेब एप इम्प्लीमेंटेशन दैट लोड ओनली द सिंगल वेब डॉक्यूमेंट। कि एक ही वेब डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? वो लोड करेगा, देन अपडेट द बॉडी कंटेंट ऑफ द सिंगल डॉक्यूमेंट वाया द जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट से क्या करेगा? वो जो डॉक्यूमेंट का बॉडी पार्ट है उसको ही अपडेट करेगा, यानी पूरे पेज को वापस लोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारा टाइम भी बच जाएगा, यानी ये आपको स्पीड अप भी देगा, बराबर। तो आप क्या कर सकते हो? इस तरह से फास्ट वेबसाइट बना सकते हो। अंडरस्टूड? अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको रिएक्ट जेएस सीखना है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या आना चाहिए? तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हो तो ये 5 चीज़ यानी 5 टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए। पहला है HTML एंड CSS। तो इट रिक्वायर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML एंड CSS। अगर आपको रिएक्ट जेएस सीखना है तो आपको HTML और CSS का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। HTML हमें पता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कोई भी वेबसाइट बनानी हो तो HTML का नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरा है CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी आप अपनी वेबसाइट में आप डायनेमिक इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो CSS थ्रू। तो ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आ रही है तो हम अगले वीडियोस में यानी अभी हमारे चैनल पे हम नया ट्यूटोरियल भी रखने वाले हैं HTML और CSS के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी आप सभी वीडियोस अच्छी तरह से समझ सकते हो, बराबर। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और ES6।
तो ES6 स्टैंडर्ड का फुल फॉर्म है, ES का फुल फॉर्म है ECMA स्क्रिप्ट 6 वर्जन। यानी ये क्या करेगा, जो जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्डाइज करेगा, यानी स्टैंडर्डाइज जावास्क्रिप्ट को आप क्रिएट कर सकते हो। तो रिएक्ट किसका यूज़ करता है, ES6 का यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। उसके बाद है JSX एंड बेबेल। तो जावास्क्रिप्ट XML, जो JSX का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML, जो अलाउ करता है कि आप HTML को भी रिएक्ट में लिख सकते हो। और बेबेल कंपाइलर है, जो मॉडर्न आपका जावास्क्रिप्ट कोड है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, कंफर्टेबल जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, जो कोई भी ब्राउजर पे रन होगा। ओके। उसके बाद आपको नोड और NPM चाहिए। Node.js आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। Node.js आपका एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, और NPM क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है, कि जिससे आप क्या कर सकते हो, Node.js फ्रेमवर्क में से जो भी पैकेजेस है आप उसको ऐड कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, यानी मैनेज कर सकते हो पैकेजेस को। फिर गिट एंड CLI की बात करते हैं, तो गिट क्या करेगा, जो भी आपका अपडेट हुआ है, जो भी आपका कोड चेंज हुआ है उसको ट्रैक करेगा। और CLI आपको कमांड लाइन इंटरफेस देगा, यानी आपको पैकेज इंस्टॉल करना है या आपको React.js को रन करना है तो उसके लिए आपको कमांड लिखने पड़ेंगे, और कमांड लिखने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, वो कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है React.js की। ओके। अब हाउ द React वर्क, कि React किस तरह से वर्क करता है। तो React ऑपरेट बाय द क्रिएटिंग द इन मेमोरी वर्चुअल DOM। DOM का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, रेदर देन डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग द ब्राउजर DOM। तो हमारा जो वेब ब्राउजर है बराबर, वो मैनेज करता है किसको, DOM को। DOM यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। यानी ब्राउजर के अंदर विंडोज़ होता है, विंडोज़ ऑब्जेक्ट है, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में बॉडी पार्ट है, बराबर, हेडिंग पार्ट है। तो ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। तो ब्राउजर DOM अगर आप मॉडिफाई करते हो, यानी बॉडी पार्ट मॉडिफाई करते हो या डॉक्यूमेंट मॉडिफाई करते हो, तो React क्या करेगा, फिर डायरेक्टली ब्राउजर के DOM पे वर्क नहीं करता। वो क्या करेगा, ब्राउजर DOM का एक वर्चुअल DOM बनाता है इन मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी में, और उस पर वर्क करता है। यानी जो भी मॉडिफिकेशन करेगा वो वर्चुअल DOM पे करेगा, और वर्चुअल DOM में जो भी मॉडिफाई हुआ है वापस वो रिफ्लेक्ट करेगा किसको, ब्राउजर DOM को आफ्टर द मॉडिफिकेशन। तो इट परफॉर्म एनी मैनिपुलेशन, अगर कोई भी चेंज करना है उसको कोई भी ऑब्जेक्ट में, DOM ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या करेगा, वर्चुअल DOM में चेंज करेगा, और बाद में वो किस पे अप्लाई करेगा, एक्चुअल ब्राउजर DOM पे। तो इस तरह से एक फिगर बताई है मैंने कि यहाँ पे हमारा एक्चुअल DOM है, पहले उसकी कॉपी करेगा, यानी ऑल वर्चुअल DOM बनेगा। अब ऑल वर्चुअल DOM पे वह क्या करेगा, कोई भी मॉडिफिकेशन करेगा तो नया वर्चुअल DOM बनेगा। तो वो ऑल वर्चुअल और न्यू वर्चुअल DOM को कंपेयर करेगा, और जो भी चेंजेस हुए हैं वो किस पे अप्लाई करेगा, एक्चुअल DOM पे, और एक नया एक्चुअल DOM क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से ब्राउजर DOM और वर्चुअल DOM एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपका React एप्लीकेशन वर्क करेगी। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ React। तो पहला फीचर है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर्स। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो UI है यानी यूजर इंटरफेस डिजाइन है, उसको आप स्मॉलर और सेल्फ कंटेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो, बराबर। तो ये कंपोनेंट को आप दूसरी एप्लीकेशन में भी इजीली रीयूज कर सकते हो, आपको वापस कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो आपकी एप्लीकेशन है वो कैसे होगी, कंपोनेंट बेस्ड हो जाएगी। JSX यानी जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन भी कह सकते हो उसको, जो अलाउ करता है कि आप HTML कोड डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट फाइल में लिख सकते हो। ओके। फिर वर्चुअल DOM अभी हमने देखा है कि वो लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन करेगा किसका, एक्चुअल DOM का। कहाँ पे, मेमोरी में, यानी एक वर्चुअल DOM क्रिएट करेगा जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। वन वे डेटा बाइंडिंग, जो डेटा जो React में है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट में फ्लो नहीं हो सकते। परफॉर्मेंस की बात करें तो React किसका यूज़ करता है, वर्चुअल DOM का यूज़ करता है, जो मेमोरी में होता है। यानी जो भी अपडेट्स करेगा वो ओनली मॉडिफाइड पार्ट पे वर्क करेगा, यानी वॉल डॉक्यूमेंट वॉल DOM ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करेगा। जो भी मॉडिफाई होगा वही ऑब्जेक्ट का जो पार्ट मॉडिफाई होगा वही उसको ही मॉडिफाई करेगा, और जो भी मॉडिफिकेशन होगा फिर वो अप्लाई करेगा ब्राउज़र एक्चुअल DOM में। तो इससे क्या होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो ऐसा बनेगा कि जो फास्ट इजीली आपकी ब्राउज़र में रन हो सके। ओके।
फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि वो अलाउ करता है स्मूथ कंटेंट अपडेट विदाउट द पेज रीलोड। आपको वापस पेज को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पेज चेंज हुआ है, पहले पुरानी वेब टेक्नोलॉजी में क्या था कि अगर कोई पेजेस चेंज होते हैं तो आपको वापस रिफ्रेश करना पड़ता है वो अपडेट को देखने के लिए, यानी जिसको हम रेंडरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक रेंडरिंग हो जाएगा, जो भी चेंजेस हुआ है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा विदाउट लोडिंग द पेज। ओके, तो ये सभी फीचर्स है किसके, रिएक्ट के। अब रिएक्ट जेएस की लाइफ साइकिल, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन स्टेज। ये स्टेज में क्या होगा कि रिएक्ट कंपोनेंट कंस्ट्रक्ट होगा। तो इसमें आप कंपोनेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो जिसमें आप इनिशियलाइजेशन स्टेप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद होता है माउंटिंग फेज। इसमें रेंडर मेथड यूज होगी जो कंपोनेंट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेंगी यानी डिस्प्ले करेंगी, जिसको हम व्यूइंग पार्ट कह सकते हैं। तो उसमें कंपोनेंट डीड माउंट मेथड कॉल होगी आफ्टर द कंपोनेंट इज एडेड टू द डॉम। यानी आपने जो कंपोनेंट बनाया है रिएक्ट में वो डॉम में ऐड होने के बाद कंपोनेंट डीड माउंट, यानी वो कंपोनेंट क्या होगा, माउंटेड हो जाएगा, बराबर। उसके बाद है अपडेट फेज। अगर आपने कंपोनेंट में कुछ अपडेट किया है, बराबर, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कंपोनेंट डीड अपडेट मेथड कॉल हो जाएगी। और अगर आपको वेरीफाई करना है कि अपडेट हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए आप ये मेथड को कॉल करवा सकते हो, शुड कंपोनेंट अपडेट, बराबर। और रेंडर मेथड भी वापस कॉल होगी, रिफ्लेक्ट करेगा जो भी चेंजेस हुई है उसको। और लास्ट में अनमाउंटेड फेज। अगर कोई कंपोनेंट को आप डॉम में से डिलीट करते हो तो उससे पहले कंपोनेंट विल अनमाउंट, यानी कंपोनेंट को अनमाउंट करना पड़ेगा। कंपोनेंट अनमाउंट होने के बाद वो कंपोनेंट में यानी डॉम में से डिलीट हो सकता है, बराबर। तो जब ऐड करते हो तो माउंट करना पड़ेगा और जब डिलीट करते हो तो अनमाउंट होता है। ओके, तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन, कि हम रिएक्ट का इंस्टॉलेशन हमारे पीसी में किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप भी उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और आप अपने पीसी में भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप आपके पीसी में Node.js होना चाहिए। तो अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो Node.js आप ये वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, nodejs.org। नहीं मिल रही है अगर आपको लिंक, तो आप गूगल में जाके सर्च करिए Node.js डाउनलोड, आपको पहली लिंक मिल जाएगी, उसको आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा ब्राउज़र में, जिसमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड Node.js। तो आप लेटेस्ट वर्जन का जो Node.js है आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका इंस्टॉलेशन स्टेप भी ईजी है। आप नेक्स्ट करते जाइए, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आफ्टर इंस्टॉलिंग द Node.js, अगर Node.js आपने इंस्टॉल कर दिया है पीसी में तो आपको चेक करना पड़ेगा कि Node.js अच्छी तरह से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है वो आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके node-v यानी स्पेस करके -v यानी वर्जन दिखाएगा। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो सबको आता ही होगा कि आप क्या कर सकते हो, cmd सर्च कर सकते हो और उसको ओपन कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके नोड स्पेस -v लिखोगे तो वो वर्जन बताएगा कि कौन से वर्जन का Node.js इंस्टॉल है। अभी मेरा लेटेस्ट वर्जन का Node.js मेरे पीसी में इंस्टॉल है, वर्जन 22.11.0। ओके, अब उसके बाद आपको CR यानी क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी आपको कमांड प्रॉम्प्ट से ही करना है। तो उसके लिए आपको कमांड लिखना है npm, यानी हमें पता है नोड पैकेज मैनेजर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पैकेज को मैनेज कर सकते हैं। उसमें इंस्टॉल करेंगे नया पैकेज तो इंस्टॉल -g यानी बीच में आपको स्पेस देना है, फिर क्रिएट रिएक्ट ऐप यानी ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। तो ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट पे आप ये कमांड लिख के एंटर मारोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 15 to 20 मिनट्स, जो आपकी इंटरनेट स्पीड है उस पर डिपेंडेंट है, फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। तो आपको वेट करना है जब तक ये पूरा पैकेज इंस्टॉल नहीं होता। ओके, उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद ये क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया, उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। उसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे ही कमांड लिखना है, क्रिएट -रिएक्ट ऐप और स्पेस करके डबल हाइपन लिखना है, फिर वर्जन, बराबर। तो आपको वो करंट वर्जन बताएगा कि कौन से वर्जन का क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हुआ है। तो अभी मेरा बता रहा है 5.0.1, वो भी लेटेस्ट ही है, बराबर। तो इस तरह से आप ये पैकेज को भी इंस्टॉल कर सकते हो।
अब हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज है, उससे हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए हम एक फोल्डर बना देते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, वो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से ही कर सकते हो डायरेक्टली, MKDIR। और फोल्डर का जो आप नाम देना चाहते हो, मैंने अभी नाम रखा है माई ऐप, तो आप वो नाम रख सकते हो। तो ऐसे ही आपको एक फोल्डर बनाना है MKDIR करके माई ऐप। तो जैसे ही फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको वो फोल्डर में जाना है, यानी आपको करंट फोल्डर चेंज करना है आपका। तो उसके लिए CD कमांड है, चेंज डायरेक्टरी, और आपका पैकेज जो आपने जो फोल्डर बनाया है वो फोल्डर का नाम लिखना है। तो आप CD करोगे तो आप फोल्डर के अंदर आ जाओगे, बराबर। CD माई ऐप करोगे तो आप माई ऐप फोल्डर के अंदर आ जाओगे। अब हमें यहाँ पे एक हमारी एप्लीकेशन बनानी है। तो जिस एप्लीकेशन को हम क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज से बना सकते हैं, तो उसमें आपको npx कमांड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे जिसको कहते हैं नॉट पैकेज एग्जीक्यूट। तो npx से करेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन का नाम हो जो आप रखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। मैंने अभी लिखा है फर्स्ट एन। तो इस तरह से मैं ये कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो इसमें भी टाइम लगेगा, शायद ये यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स लग सकती है, बराबर। वो भी आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंडेंट है। तो आपको वेट करना है, बराबर। वेट करने के बाद, यानी अगर पूरा पैकेज आपका, यानी पूरी एप्लीकेशन आपकी क्या होगी आपके पीसी में, यानी आपने जो फोल्डर दिया था माई ऐप, उसमें फर्स्ट ऐप नाम की एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन के सभी फोल्डर्स और फाइल्स वहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। ओके, तो आपको जस्ट वेट करना है अभी तक इतना। यहाँ इतना स्टेप होने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है फर्स्ट है, उसको आपको VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो एडिटर कोड में ओपन करना है। अगर आपके पीसी में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप इंटरनेट से VS कोड डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और लिखना है VS कोड फ्री डाउनलोड। पहली ही साइट आ जाएगी जहां आप VS कोड को डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल भी कर देना, क्योंकि वो तो एकदम ईजी स्टेप है। आप नेक्स्ट करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही आपको VS कोड ओपन करोगे तो ऊपर फाइल ऑप्शन आएगा, फाइल मेनू आएगा। फाइल मेनू में आपको ओपन फोल्डर में जाना है, और आपने जो एप्लीकेशन अभी बनाई है उसका पाथ तो आपको पता ही होगा। अभी मैंने जो बनाई है, तो मैंने अभी मेरे करंट फोल्डर यानी जो मेरा डेस्कटॉप यानी मेरा यूज़र का फोल्डर है बस, उसके अंदर माई ऐप फोल्डर में मैंने फर्स्ट ऐप बनाई थी। तो मैं वहाँ जाके उसको सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन इधर ओपन हो जाएगी। देखो एक्सप्लोरर में बताएगी आपको कि फर्स्ट ऐप है, उसमें कौन से फोल्डर्स है वो बता रहा है, बराबर। कौन सी फाइल्स है वो बता रहा है। देखो नॉन मॉड्यूल्स है, पब्लिक फोल्डर्स है, SRC फोल्डर्स है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशंस यानी आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सप्लोर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। इसके लिए भी आप VS कोड में से ही आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। VS कोड में आपको ऊपर ऑप्शन आएगा ओपन टर्मिनल का, तो आप ओपन टर्मिनल करो उसमें, और आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट ऐप को स्टार्ट कर सकते हो। किस तरह से, npm स्टार्ट करके। तो npm स्टार्ट कमांड है, जिससे आपका नोड मॉड्यूल यानी नोड पैकेज मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है। 10 to 15 मिनट्स लगेगी। अगर आपका अच्छी तरह से रन हो गया है तो आपको मैसेज दिखाई देगा कंपाइल सक्सेसफुली। और आपकी जो एप्लीकेशन है आप दो तरीके से देख सकते हो। अगर लोकल पीसी में देखना है तो आप ये URL लिख सकते हो, HTTP localhost : जो पोर्ट नंबर है 333,000। और अगर आप नेटवर्क से एक्सेस करना चाहते हो यानी क्लाइंट सर्वर दूसरे पीसी से, तो आप यहाँ का IP एड्रेस भी ले सकते हो। तो ये जो कंप्यूटर का IP एड्रेस है वो बताएगा आपको, आपका IP एड्रेस शायद अलग हो सकता है, बराबर। तो जैसे ही आपने स्टार्ट की तो वो ऑटोमेटिकली लोकल पीसी में तो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ब्राउज़र में वो लोड होती दिखेगी, यानी जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपका जो भी ब्राउज़र है, बराबर। जैसे कि आपने गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो भी है उसमें वो लॉन्च हो जाएगी। और लॉन्च होने के बाद कुछ इस तरह से आपकी एप्लीकेशन दिखेगी रन होके। इसमें ये पहला पेज होता है। जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन बनाते हो तो इस तरह से आपका पहला पेज दिखेगा, जिसमें आपका रिएक्ट का लोगो आ जाएगा और नीचे मैसेज भी आ जाएगा। तो इस तरह से अगर ये आ रहा है, बराबर, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है आपके ब्राउज़र में, तो यानी आपका एप्लीकेशन यानी आपका React.js आपके पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है।
समझ में आया? अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से आप रिएक्ट जेएस में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, एप्लीकेशन में चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बराबर। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।